बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था और हमने ये पढ़ा था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को जो वैल्यूज़ हम असाइन करते हैं, जो डेटा हम प्रोवाइड करते हैं, उस डेटा के 8 किस्म हैं। कितनी किस्में हैं डेटा की? 8। और उनमें से 7 को हम प्रिमिटिव टाइप कहते हैं और एक को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था की वैल्यू पेयर्स। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि प्रिमिटिव टाइप्स उन टाइप्स को कहते हैं जो ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो अब वो टाइप्स जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है वो कौन कौन से टाइप्स हैं? हमने पढ़ा था कि वो बूलियन है, नल है, अनडिफाइन है, नंबर है, बिगिंट है, स्ट्रिंग है और सिंबल है। और इसके अलावा जो 8 टाइप है दैट इज ऑब्जेक्ट। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इन 7 टाइप्स के अलावा जो भी चीज़ हमें जावास्क्रिप्ट में नजर आएगी दैट विल बी ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने अरे की मिसाल दी थी कि अरे भी हमारे पास पीछे एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है, फंक्शन भी एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। तमाम के तमाम जो हमें चीज़ें नज़र आ रही है जावास्क्रिप्ट में, ये तमाम के तमाम क्या होती हैं? ये प्रिमिटिव टाइप्स अगर नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, बूलियन नहीं है, नल नहीं है, अनडिफाइन नहीं है, ये 7 किस्में नहीं है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट होगा। चाहे वो फंक्शन है, चाहे वो अरे है, जो भी है, एट द बैक ऑफ द स्टेज, पर्दे के पीछे वो एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा जावास्क्रिप्ट उसको। तो हमने डिस्कस किया था कि बूलियन एक लॉजिकल डेटा टाइप है जिसमें हम ट्रू या फॉल्स यानी दो वैल्यूज जब भी हो उसको बूलियन कहेंगे। अगर आपने डीएलडी पढ़ा हो, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, तो उसमें हम बूलियन वैल्यूज कौन कौन से वैल्यूज लेते हैं? 0 और 1 लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बूलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स लेते हैं। तो जो भी दो वैल्यूज होगी, सिर्फ अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं तो उसको हम फिर बूलियन वैल्यू कहते हैं। तो हम बूलियन असाइन कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूँ और यहाँ पे एक index.html बनाऊँ और यहाँ पे थोड़ा सा HTML जनरेट करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। गौर से देखें, अच्छा हम उन चीज़ों को रिफ्रेश कर रहे हैं जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो इसके साथ एक वो कर लेते हैं index.js, ठीक है, और इसी के साथ एक बना लेते हैं index.js फाइल, ठीक है। index.html को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम चले एक h1 भी बना लेते हैं जो हमारा तरीका है डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ऑलराइट, मेक सेंस। अच्छा, मैं अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, और इसमें मैं बूलियन वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? ट्रू या फॉल्स लिखूंगा। अब्दुल माजिद कोर्स के अंदर लिखूंगा या कोर्स के बाहर? कोड के बाहर, ठीक है, कोर्स के बाहर। अगर मैं कोर्स के अंदर लिखूं तो फिर ये कौन सा डेटा टाइप हो गया? ये स्ट्रिंग हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं तो जावास्क्रिप्ट समझ जाएगा कि ये एक बूलियन वैल्यू है। इसको हम ट्रू भी दे सकते हैं, इसको हम फॉल्स भी दे सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा डेटा टाइप है दैट इज नल, और मैंने आपको नल डिफाइन किया था कि नल का मतलब है जावास्क्रिप्ट को जब नल मिल जाए तो वो इससे मतलब लेता है कि ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, जो कि है ही नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे एक लेट से एक वेरिएबल है, लेट से मैं यहाँ पे वॉलेट, ठीक है, और वॉलेट में मैंने अभी कैलकुलेशन नहीं की और मैं इसमें अनडिफाइन के बगैर कुछ और वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, यानी मैं जीरो भी स्टोर नहीं करना चाहता, क्योंकि जीरो का भी मतलब ये है कि कैलकुलेशन हो गई और अब जो कैलकुलेशन हो गई है वॉलेट में 0 पैसे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं हुआ, मैं सिर्फ इसमें एक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ जो कि अनडिफाइन भी ना हो, तो मैंने नल स्टोर किया। तो अब इस नल का क्या मतलब है? कोई भी वैल्यू नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अनडिफाइन का मतलब है कि आपने डिफाइन ही नहीं किया। नल का मतलब है कि आपने वैल्यू दी है लेकिन वो वैल्यू, उसका मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं।
ठीक है। सो नल और इन चीज़ों को हम इनको भी हम यूज़ करते हैं। इस तरह से हमने अनडिफाइंड को भी डिस्कस किया था कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और उसको कोई वैल्यू नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट उसमें कौन सी वैल्यू होती है? अनडिफाइंड वैल्यू होती है। सो अनडिफाइंड इज अ प्रिमिटिव वैल्यू automatically assigned to variables that have just been declared or to formal arguments for which there are no actual arguments. इसी तरह से अगर हम एक फंक्शन बनाएं सम, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट करें कि इस सम को a और b दो आर्गुमेंट्स मिलेंगे और हम इस console.log हम इन a और b को प्रिंट करना चाहते हैं, तो जब तक हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये फंक्शन क्या नहीं करेगा? ये फंक्शन रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अंदर जो कोड है वो रन नहीं होगा। तो हम जब इसको कॉल करेंगे तो ये हमसे दो आर्गुमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम वो ना दें इसको तो बाय डिफॉल्ट कौन से आर्गुमेंट्स जाएंगे? अनडिफाइंड। अब देखिए कंसोल में क्या होगा, ए और बी अनडिफाइंड आ जाएंगे। तो मैं अगर अपने इस फोल्डर को खोलूं 18th क्लास वर्क index.html और मैं इसको खोलूं तो यहाँ पे कंसोल खोल लेते हैं, ठीक है, तो क्या प्रिंट हुआ है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड उन वेरिएबल्स को असाइन होता है जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मतलब उसको बना लेते हैं लेकिन उसको कोई भी वैल्यू नहीं देते, तो उसको कौन सी वैल्यू मिलती है? अनडिफाइंड। इसी तरह से अगर एक फंक्शन में आप आर्गुमेंट्स को डिफाइन करते हैं और फंक्शन कॉल के दौरान आप उन आर्गुमेंट्स को पास नहीं करते तो तब भी वहां उन आर्गुमेंट्स को अनडिफाइंड पास होगा। सो दिस इज द अनडिफाइंड। फिर हमने नंबर डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास नंबर्स है जो विदाउट कोट्स, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स हम लिखते हैं तो उनको एज अ नंबर ट्रीट किया जाता है। नंबर एक अलग टाइप है। इसी तरह से बिग एंड, बहुत बड़े बड़े इंटीजर्स वो बिग एंड में आते हैं। स्ट्रिंग हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं, वो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की वैल्यू पे। नाइस। Objects and functions are the other fundamental elements in the language. अगर किसी वेरिएबल का टाइप आप फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर है तो आप टाइप ऑफ लिख सकते हैं। यानी मसलन मैं अगर यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ, और से देखें, अच्छा, console.log और मैं नल का मतलब ये जो वॉलेट है इसका टाइप देखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? टाइप ऑफ। मतलब मैं अगर चाहता हूं कि वॉलेट में कौन सी वैल्यू स्टोर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टाइप ऑफ और वॉलेट और फिर ब्रैकेट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नल मिलेगा। किसने कहा? नहीं, यहाँ से कोई आवाज आई। आप क्या कहते हैं, क्या मिलेगा? टाइप ऑफ नल अगर हम देखें मतलब ये देखें, मैंने वॉलेट का टाइप ऑफ किया है ना, तो मुझे क्या इसमें वो आएगा एक्शन और वो जो इसका टाइप है वो क्या आएगा? तो टाइप क्या है, मैं यही पूछ रहा हूँ। टाइप आएगा ना, तो टाइप कौन सा है? वॉलेट। नल है। आप क्या कहते हैं? हाँ मुश्तबा, आप क्या कहते हैं? नल है। आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है और नल है। ऑब्जेक्ट है। टाइप ऑफ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, और वो इसलिए ऑब्जेक्ट आएगा कि मैंने ये भी बताया था कि बाज़ लोग, अक्सर लोग कहते हैं, बाज़ नहीं सारे कहते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट में एक बग है। अगर आप बुक्स देखें जावास्क्रिप्ट की तो उसमें भी ये लिखा है कि ये एक बग है कि अगर आप टाइप ऑफ नल का देखें तो फिर वो ऑब्जेक्ट आपको प्रिंट करेगा। ये देखिए क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया है। और मैंने रीज़न भी बताया था कि मुझे ऐसे लगता है, जब मैंने नल की डिफिनीशन पढ़ी तो मुझे फिर ये थोड़ा सा वो लगा कि हाँ यार ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि नल की डिफिनीशन यही है कि वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ऑब्जेक्ट को तो पॉइंट कर रहा है ना। अच्छा, अगर मैं ऑथेंटिकेटेड का टाइप ऑफ कंसोल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे बूलियन मिलेगा,
ठीक है। तो टाइप ऑफ से आप किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है उसका टाइप देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो देख सकते हैं। अब एक फंक्शन देखें। मैंने क्या बताया कि फंक्शन का टाइप क्या होगा, क्या होगा, फंक्शन है, लेकिन दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। आगे हमें मतलब फंक्शन पे हम डॉट लगाएंगे, आप कहेंगे कि ये क्या है, तो आप फंक्शन को ये एक अलहदा टाइप कंसिडर कर रहा है टाइप ऑफ से, लेकिन एट बैक ऑफ द स्टेज ये एज ऑब्जेक्ट ही ट्रीट हो रहा है। तो आपने इससे पहले नहीं कहा कि ये सात ऑब्जेक्ट्स नहीं है, नल और ये स्ट्रिंग? हाँ, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि ये एरर है जावास्क्रिप्ट में, दिस इज अ बग। व्हेन यू टाइप ऑफ किसी वेरिएबल में नल पड़ा है और आप उसका टाइप ऑफ देखना चाहते हैं तो वो आपको ऑब्जेक्ट देगा। अगर मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड का वो टाइप ऑफ करना चाहता हूँ तो बूलियन हमने देखा। अभी एक अरे बनाते हैं, ठीक है। मैं एक अरे बनाता हूँ और उस अरे को मैं नाम देता हूँ लेट से आइटम्स, चले, ठीक है। और मेरे पास लेट से है आइटम्स में लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, एक्सबॉक्स, ठीक है, बस 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं टाइप ऑफ आइटम्स देखूं तो मुझे क्या क्या टाइप मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, शाबाश। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो मुझे ऑब्जेक्ट मिलेगा। अरे को भी वो एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है पीछे, मेक सेंस। तो 8 टाइप्स हैं। कोई भी पूछे इंटरव्यू क्वेश्चंस में या अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हो वहां पे आपको प्रिमिटिव्स का के अल्फाज मिलेंगे। तो प्रिमिटिव का मतलब वो 7 डेटा टाइप्स जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। नल, अनडिफाइंड, स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, सिंबल और बूलियन, ठीक है, 7। और फिर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और फंक्शन है। ऑलराइट, सो object and functions are other fundamental elements in the language। स्कोप की तरफ आते हैं। अगर इनमें कोई सवालात हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो, सवालात हो। कुछ भी नहीं है, अच्छा मैं पूछूं, हाँ पूछूं, अच्छा। मुझे ये बताएं कि अगर किसी वेरिएबल में नल पड़ा है, क्या हम उसको कोई दूसरी वैल्यू, किसी दूसरे टाइप की वैल्यू असाइन कर सकते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट में नल पड़ा है, किसी वेरिएबल में नल वैल्यू है, तो क्या हम उस नल को रिप्लेस करके कोई और डेटा टाइप उसमें स्टोर कर सकते हैं? अच्छा, किसी ने अगर C++ पढ़ा है तो वहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे हमने स्पेसिफिक टाइप डिफाइन करना होगा। लेकिन चूंकि जावास्क्रिप्ट है इस डायनामिकली टाइप, तो एक वैल्यू दे दो फिर बाद में उसको चेंज कर कोई और वैल्यू दे दो, इट वुडंट कंप्लेन। ऑलराइट, सो स्कोप की तरफ आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर आप स्कोप को सही नहीं समझते ना, अक्सर लोग कहते हैं बीइंग अ प्रोग्रामर, आप प्रोग्रामिंग भी करेंगे, आप जावास्क्रिप्ट के इंजीनियर्स को देखेंगे कि वो प्रोग्राम्स भी बना रहे होंगे लेकिन उनको स्कोप का सही अंदाज़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा एरर्स फिर उनके प्रोग्राम में आते हैं और वो उनको सही तरीके से नहीं समझते। इसी तरह से इंटरव्यू के क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट वो पूछते हैं दैट इज स्कोप। तो गौर से देखें, अच्छा, ताकि हम इसको सही तरीके से समझ सकें। स्कोप डिटरमिन्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स। स्कोप का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, जस्ट डिक्लेयर भी करते हैं, तो वो कहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो अब ये जो वेरिएबल्स हैं जो मैं किसी भी फंक्शन से बाहर ले रहा हूँ, ये वेरिएबल्स हर जगह पे अवेलेबल है। अगर आप इस सम में ना, इस सम के अंदर आके किसी ऊपर के वेरिएबल को, ऐसे वेरिएबल को जो आपने किसी भी फंक्शन से बाहर डिफाइन किए हैं, उनको अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे ना, लेट्स से मैं ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ या वॉलेट की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ,
तो अब्दुल माजिद मुझे क्या मिलेगा अगर मैं वॉलेट की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ? वॉलेट मैंने अगर लिख लिया तो मुझे कंसोल में क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा, नल मिलेगा। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था। वॉलेट की वैल्यू नल है और उसका टाइप जो है, टाइप ऑफ अगर आप करेंगे तो फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अगर इसको ये वेरिएबल एसेसिबल है, ये इसकी वैल्यू को हासिल कर सकता है, तो फिर एरर थ्रो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो ये देखिए नल प्रिंट हो गया है, और किस लाइन से? 5 नंबर लाइन से। ये देखिए, तो ये जो अब वेरिएबल हम बाहर डिफाइन कर रहे हैं, ये हर जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल स्कोप। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल का मतलब जो हर जगह पे अवेलेबल, फंक्शन के अंदर, फंक्शन से बाहर, बस सिर्फ जस्ट नेम इट, वो अगर वहीं पे अवेलेबल हो तो हम इस वेरिएबल के स्कोप को ग्लोबल स्कोप कहते हैं। तो किसी भी फंक्शन से बाहर का जो स्कोप है ना, इसको क्या कहते हैं? ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप की समझ आ गई? सो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड ग्लोबली आउटसाइड एनी फंक्शन हैव ग्लोबल स्कोप. Global variables can be accessed from anywhere in a JavaScript program. इस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो किसी फंक्शन के अंदर है या फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है उसके अंदर आप यूज करना चाहते हैं, यू कैन यूज इट. Variables declared with var, let and const are quite similar when declared outside a block. They all have global scope. आगे हम ES6 में पढ़ेंगे कि आपको पता है जावास्क्रिप्ट का हर साल नया वर्जन आता है और उसमें हर एक लैंग्वेज के तकरीबन आते हैं. पता नहीं है कि अब C++ है तो कितने अरसा बाद उसका एक नया वर्जन आएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट का हर साल एक नया मेजर रिलीज होता है जिसमें से वो नए नए फंक्शनैलिटीज डालते हैं. 2015 में जो जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन रिलीज हुआ, वो सबसे मशहूर वर्जन है जावास्क्रिप्ट का. क्योंकि उससे पहले जावास्क्रिप्ट में ऊप नहीं था. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में नहीं हो सकती थी. लेकिन 2015 में जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन आया, जिसको अच्छा जावास्क्रिप्ट का एक और नाम है इक्मास्क्रिप्ट. इक्मास्क्रिप्ट इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक आप ऐसा कह लें कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ लैंग्वेज थी, जिसको लोग ले गए फिर यूरोपीय यूनियन में. तो ये आई गेस इसका मतलब है, इक्मा का मतलब है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इस तरह का कुछ है. तो ये अब उस जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखते हैं. दुनिया में ना जो भी चीज हो उसका स्टैंडर्ड, उसका मायार एक खास कंपनी के पास होता है, वो उसको मेंटेन रखता है. जिस तरह अगर आप मीटर की बात करें ना, इवन मीटर भी स्टैंडर्ड वो पेरिस के किसी लेबोरेटरी में पढ़ा है कि स्टैंडर्ड मीटर इतना होता है. ठीक है, इस तरह अगर आप केजी की बात करें तो जो भी चीजें हैं, जो भी यूनिट्स हैं, जो भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी चीज है, वो कोई ना कोई कंपनी उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रही होती है. तो जावास्क्रिप्ट को मेंटेन करता है इक्मा, जो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है. तो उसका नाम इक्मास्क्रिप्ट है. और 2015 में जो वर्जन आया जावास्क्रिप्ट का, उसको कहते हैं इक्मास्क्रिप्ट 6. क्या? इक्मास्क्रिप्ट 6, जिसको ES6 भी कहते हैं. तो किसी ने अगर जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स पहले देखे हो या कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी हो, किसी से सुना हो, तो वो पूछते हैं ES6 के बारे में पूछते हैं. ES6 से पहले जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सिर्फ हमारे पास var कीवर्ड. ठीक है, ES6 में उन्होंने दो और कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जिसका नाम है let और const. अच्छा, फर्क क्या है, जरूरत क्या है कि अगर हमारे पास var है तो let और const की जरूरत पर क्या है? आगे पढ़ते हैं उसको, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग let और const को भी थोड़ा सा टच करते हैं कि ये क्या चीजें हैं, कैसे इससे वेरिएबल को डिफाइन करेंगे. ग्लोबल स्कोप में var, let और const के वेरिएबल्स में कोई फर्क नहीं होता. देखते हैं, ये देखिए, अगर आप लेट से एक वेरिएबल है और किसी वेरिएबल का नाम बताएं, लेट से आइटम है ना, आइटम का एक वेरिएबल है. जिस तरह आप var कीवर्ड से किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से let कीवर्ड से भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं.
उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे नल, नंबर, ऑब्जेक्ट, अरे, जो भी आप चाहें। जिस तरह आप var को देते हैं इस तरह आप let को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे let से एक आइटम, मैंने इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी। अब इसकी वैल्यू को आप आगे चेंज भी कर सकते हैं। लेट से आप कह लें आइटम इज इक्वल टू गूगल पिक्सल, इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह वेरिएबल को आप ट्रीट करते हैं बिल्कुल उसी तरह। और ये भी लेट से भी अगर आप ग्लोबल स्कोप में किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, दैट इज अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, तो अगर मैं इस फंक्शन के अंदर भी इस आइटम को कंसोल करने की कोशिश करूं तो मुझे कौन सी वैल्यू मिलेगी? हाँ, गूगल पिक्सल, क्योंकि जो लेटेस्ट वैल्यू होती है दैट इज, अच्छा, मेक सेंस राइट? अच्छा, अब कौन से भी हम बिल्कुल जिस तरह हम var और let से वेरिएबल को डिफाइन करते थे, उसको कोई भी वैल्यू दे सकते थे, बिल्कुल कॉन्स्ट भी इस तरह है। लेकिन कॉन्स्ट में दो बातें हैं। पहली बात कि अगर ये देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, अच्छा, ऐसी चीज क्या होती है, मतलब अगर किसी वेरिएबल में हम ऐसी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं जो कि चेंज नहीं होती, तो उसको हम अक्सर कॉन्स्ट में स्टोर करते हैं। तो आप मुझे किसी ऐसी चीज का नाम बताएं जो कि चेंज नहीं हो। एड्रेस भी चेंज हो सकता है मेरे ख्याल से। ब्लड ग्रुप, लेट्स से ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है, नो। तो अब देखिए, मैं अगर सिर्फ इसको डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहा हूं तो नीचे एक रेड जेंडर भी चेंज नहीं हो सकता। इट्स नाइस। नहीं नहीं हो सकता, रियलिटी में नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, ये देखिए क्या कह रहा है, कॉन्स्ट डिक्लेरेशंस मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, यानी सिर्फ अगर हम उसको डिक्लेयर करना चाहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। तो कॉन्स्ट का पहला शर्त यह है कि आप उसको सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर सकते, जरूर जब उसको आप डिक्लेयर करेंगे तो उसी वक्त इनिशियलाइज भी करेंगे, मतलब वैल्यू भी देंगे, वरना वो एरर थ्रो करेगा। तो मैं इसको एक वैल्यू पास कर देता हूं और कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो नल है, जो भी है। अब मुश्तबा आपका वो क्या है, ब्लड ग्रुप? ओ नेगेटिव। ओ नाइस, ओ नेगेटिव। ठीक है, बहुत रेयर होता है ओ नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, तो दूसरा शर्त क्या है? एक शर्त तो हमने कॉन्स्ट का वो, दूसरा शर्त यह है कि अगर हम आगे जाकर प्रोग्राम में इस ब्लड ग्रुप को चेंज करते हैं और मैं इसको चेंज करता हूं पॉजिटिव में, तो आप देखिए, रिफ्रेश करते हैं, अनकट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, दोबारा असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल को नहीं हो सकता। इसीलिए इसको कॉन्स्ट कहा गया है कि एक मरतबा वैल्यू दे दें, उसको आप फिर प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। और देखिए, प्रोग्राम में हम इसलिए कॉन्स्ट को यूज करते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो आगे चेंज हो। ब्लड ग्रुप हम नहीं चाहते कि कोई अगर इसको करे भी तो एरर थ्रो हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्स्ट एंड द लेट थिंग्स। ग्लोबल स्कोप में var, let और const सबके वेरिएबल्स एक तरह बिहेव करेंगे। सारे वेरिएबल्स, चाहे वो var के हैं, let के हैं, const के हैं, जो कि ग्लोबल स्कोप में है, वो हर जगह अवेलेबल होंगे। मेक सेंस? समझ आ गया जी? Streaming website sigara. जी Barei ce telefoon și stream la loc de nici stream. यप, अगर हम कॉन्स्ट में एक लिंक को दे देते हैं, स्ट्रीमिंग, लेट से आप स्ट्रीमिंग वेबसाइट बनाते हैं और उसमें एक वेरिएबल है जिसमें आपने यूआरएल को स्टोर किया हुआ है, स्ट्रीमिंग के यूआरएल को। अगर आप स्ट्रीमिंग के यूआरएल को कॉन्स्ट में पास करें तो वो फिर चेंज नहीं हो सकता। मतलब एक मरतबा प्रोग्राम रन हो जाए, मतलब आप नीचे नहीं आ सकते कि एक लूप लगाएं और उस लूप में कहें कि अगर ये काम नहीं करता तो फिर इस वेरिएबल को दूसरा लिंक असाइन करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि आप प्रोग्राम में उस वैल्यू को चेंज करें। मैं तो अब इसमें कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं ना, लेकिन आगे प्रोग्राम में अगर मैं ब्लड ग्रुप की वैल्यू को चेंज करना चाहूंगा तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रोग्राम में चलाता हूं उससे पहले तो मैं कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकता हूं। ठीक है, ऑलराइट। सो ग्लोबल स्कोप हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं फंक्शन स्कोप की तरफ। आपको पता है फंक्शन के अंदर अगर किसी वेरिएबल को आप डिफाइन कर लेते हैं तो वो फंक्शन के ब्लॉक से बाहर अवेलेबल
नहीं होता। शागाले फंक्शन के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन के ब्लॉक से बाहर अवेलेबल नहीं होता। और फंक्शन का ब्लॉक हम, अच्छा मुझे ये बताएं कि सम का ब्लॉक मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि कहां से शुरू हुआ है और कहां पे खत्म हुआ है। अहमद एजाज आप बताएं कि मैं कैसे बताऊंगा कि सम के फंक्शन का ब्लॉक वो फला जगह से शुरू होके फला पे खत्म हुआ है। सम फंक्शन का जो ब्लॉक है, इनर ब्लॉक, हम कैसे कहेंगे कि ये जो कोड है ये सम फंक्शन के अंदर है? किस आइडेंटिफायर को, किस सिंबल से हम ये पता चलाते हैं कि ये ब्रैकेट्स, कौन से ब्रैकेट्स? करली ब्रेसेस। तो करली ब्रेसेस से किसी फंक्शन का ब्लॉक डिफाइन होता है कि इसका कौन सा ब्लॉक है। तो उस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो रन होगा जब आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे। इजी पीजी, राइट? अब इस ब्लॉक के अंदर जब आप किसी नए वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं तो वो वेरिएबल क्या होता है? वो बाहर अवेलेबल नहीं होता, चाहे वो वार से हो, चाहे वो लेट से हो, चाहे वो कौन से हो। तो मैं यहां पे 3 वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूं। वार, लेट से मैं यहां पे लिख लेता हूं वार num1 इज इक्वल टू 56, ठीक है। और लेट से डिफाइन कर लेते हैं num2 को इज इक्वल टू 67 या 76। और कौन से डिफाइन कर लेते हैं एक तीसरे वेरिएबल को num3 विच इज इक्वल टू 99। अब ये जो वेरिएबल्स हैं ये इस ब्लॉक के अंदर अवेलेबल हैं। इस ब्लॉक के अंदर अगर आप इसको कंसोल करना चाहते हैं, इस ब्लॉक के अंदर कहीं भी यूज करना चाहते हैं, कंसोल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। लेकिन आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक यू कैंट यूज दीज वेरिएबल्स। तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं कि यहां इसके अंदर कंसोल करते हैं num1 को, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं बाहर, ठीक है। तो देखते हैं num1 इज नॉट डिफाइंड। उसे पता ही नहीं है ग्लोबल स्कोप में, अगर हम num1 को यूज कर रहे हैं उसे पता ही नहीं है कि ये, वो कह रहा है कि दिस इज नॉट डिफाइंड, ग्लोबल स्कोप में ये है ही नहीं। और अगर मैं इस लाइन को कमेंट करूं और फिर सेव करूं, यहां पे आऊं, सम को मैंने कॉल किया हुआ है तो मुझे यहां पे 56 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इस ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है। तो ये याद रखिए कि अगर किसी फंक्शन के अंदर आप किसी नए वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं तो वो वेरिएबल्स उस फंक्शन के अंदर अवेलेबल होंगे, उस फंक्शन के ब्लॉक के बाहर नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जावास्क्रिप्ट में ना आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, मेरे ख्याल से C++ में नहीं कर सकते। मैंने ट्राई किया था, आई गेस नहीं हुआ वहाँ। हाँ, मेन के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, फंक्शन डिफिनीशन की बात कर रहा हूँ। मेन के बाहर मेन, अच्छा कॉल करते हैं ना, वो आप कॉल की बात कर रहे हैं, मैं डिफिनीशन की बात कर रहा हूँ कि फंक्शन डिफिनीशन को आप किसी और फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। ये देखिए मसलन एक फंक्शन है ना सम, और इसके अंदर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ, लेट्स से वो है प्रिंट सम, ठीक है। मुझे ये बताएं, मैं हाशिया से ये सवाल पूछ लेता हूं कि क्या ये प्रिंट सम फंक्शन बाहर यहां पे अवेलेबल होगा? क्यों? एग्जैक्टली, फंक्शन स्कोप है, फंक्शन के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो ये इन ब्लॉक्स के बीच में अवेलेबल होगा, इनके बाहर अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा सवाल वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसकी तरफ लास्ट में आ जाते हैं, लेकिन चलें। एक और सवाल पूछ लेता हूँ। अताउल्लाह मुझे ये बताएं कि क्या मैं इस प्रिंट सम के अंदर इस num1, num2 या num3 को यूज कर सकता हूँ? ये तो ऑब्वियस बात है कि मैं ये सारे वेरिएबल्स इसके अंदर भी यूज कर सकता हूँ। क्या मैं ये num1, num2 और num3 इसके अंदर यूज कर सकता हूँ? यस सर। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल है। एग्जैक्टली, इसके लिए मतलब इसको ये अवेलेबल है। तो फंक्शंस, मैंने क्या कहा कि ये वेरिएबल्स इन दो ब्रेसेस के बीच में अवेलेबल है कहीं, ठीक है, चाहे वो कोई और फंक्शन क्यों ना हो। तो मैं यहां पे कंसोल कर दूंगा इनसाइड प्रिंट सम, और इसके अंदर मैं कंसोल कर दूंगा num2 को।
मेक सेंस? अच्छा, अगर मैं इसको सेव कर लेता हूं, गौर से देखें, अगर मैं इसको सेव कर लेता हूं, रिफ्रेश करता हूं, मुझे इनसाइड प्रिंट सम नहीं मिला। शाबाश, मैंने कॉल नहीं किया, ठीक है, तो उसको हम कॉल करेंगे, दैट्स नाइस। तो प्रिंट सम, ठीक है। अच्छा, प्रिंट सम को हम बाहर नहीं यूज कर सकते क्योंकि इस फंक्शन को भी हमने किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। हम इस पूरे फंक्शन को बाहर कॉल करें नहीं कर सकता। अच्छा, इस पूरे फंक्शन, हाँ, सम को बाहर कॉल करें तो फिर उसके अंदर वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं। ये डिफिनीशन के अंदर कर सकते हैं ना। ये देखिए, हमने सम के अंदर नए वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, और ये वेरिएबल्स, ये फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। तो हमने कॉल किया हुआ है, इसको सम को हमने कॉल किया हुआ है, तो जब सम कॉल होगा तो तब इसके अंदर जो कोड है वो रन होगा। तो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर इसके अंदर आके num1 नया वेरिएबल बनाओ, 56 वैल्यू असाइन करो, num2 बनाओ, 76 वैल्यू असाइन करो, फंक्शन जब कॉल हो। और जितनी बार भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे उतने ही टाइम्स ये फंक्शन में ये सारा पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा, उतनी मरतबा ये वेरिएबल्स बनेंगे और पूरा कोड चलेगा। तो प्रिंट सम को अगर हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया हुआ था तो तब तक ये जो कंसोल है ये शो नहीं हो रहे थे। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, इनसाइड प्रिंट सम हमें 76 मिला। तो ये सब सारे अवेलेबल। अच्छा, कोई मुझे होइस्टिंग डिफाइन कर सकता है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि होइस्टिंग किसे कहते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम यू, होइस्टिंग का सर होइस्टिंग हमारे पास इस तरह होगा सर कि हम किसी वेरिएबल को नीचे डिफाइन करें सर, और उसको कंसोल पहले से करें सर। हाँ, तो उस तरह हम तो वो एरर थ्रो नहीं करेगा? नो सर, क्यों? अनडिफाइंड सर हमारे साथ आएगा। शाबाश, क्यों आएगा? सर ये होइस्टिंग की वजह से। होइस्टिंग, तो होइस्टिंग में क्या होता है? सर वेरिएबल हम पहले डिफाइन नहीं करते, कंसोल भी कर लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ऐसे क्या करता है कि आप वेरिएबल को नीचे डिफाइन कर लेते हैं, कंसोल ऊपर भी कर सकते हैं, वार कीवर्ड से। अच्छा, मैंने बताया था सिर्फ वार कीवर्ड और फंक्शन कीवर्ड से अगर आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे, वार कीवर्ड से अगर आप वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। जी, अच्छा, इसको थोड़ा सा टेक्निकल सही अंदाज में बताएं। आपके माइंड में सही बात है लेकिन इसको सही तरीके से बताएं। मैंने इससे सवाल पूछा है, दिस इज द पॉइंट। वो मतलब पहले प्रोग्राम को रन नहीं करता, बल्कि वो पहले वार की कीवर्ड्स को उठाता है, सारे वेरिएबल्स को और फंक्शन कीवर्ड से जो जितने फंक्शंस हैं उन सब को उठा के टॉप ऑफ द प्रोग्राम, टॉप ऑफ प्रोग्राम अब मैं नहीं कहूंगा, अब मैं कहूंगा टॉप ऑफ द स्कोप पे ले आता है। तो ग्लोबल स्कोप में जो फंक्शंस होंगे और जो वार कीवर्ड से वेरिएबल्स होंगे वो टॉप ऑफ द ग्लोबल स्कोप पे चले जाएंगे। लेकिन फंक्शन स्कोप के अंदर अगर किसी वार कीवर्ड से कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है और फंक्शन कीवर्ड से हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो वो टॉप ऑफ द फंक्शन पे चले जाएंगे। समझ नहीं आई? किसको समझ नहीं आई? अच्छा, दोबारा से देखें, मैंने बताया, गौर से देखें, ये ग्लोबल स्कोप में मैं एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चलिए होइस्टिंग है, ठीक है। और इसमें मैं स्टोर कर लेता हूं ट्रू, ठीक है। और मैं ऊपर आ जाता हूं, इससे ऊपर इसको कंसोल करता हूं, तो और लैंग्वेजेस में आपको एरर मिलेगा, ठीक है। क्यों? वो कह रहा है कि होस्टिंग तो अभी तक मेरे पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, डिफाइन नहीं हुआ, वो नीचे हमने डिफाइन किया हुआ है। तो मैं अगर इसको सेव करता हूं, अजीब तरह का बिहेवियर मुझे मिलेगा। आखिर में 31 नंबर लाइन से मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, एरर भी नहीं मिल रहा। अगर मैं एक चीज ट्राई करूं, मैं होस्टिंग्स लिखूं, तो होस्टिंग तो वाकई पूरे प्रोग्राम में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको सेव करूं और यहां पे आ जाऊं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, तो फिर मुझे एरर देता है कि होस्टिंग्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट में अगर वार कीवर्ड से मैंने कोई वेरिएबल कहीं पे भी डिफाइन किया हो और मैं उसे कहीं भी यूज कर रहा हूं, जावास्क्रिप्ट मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों? इसलिए, और देखिए वैल्यूज में वो मेरे साथ दगा करेगा, धोखा करेगा। अब देखिए मुझे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड, और यहाँ पे क्या है,
ट्रू पढ़ा है। क्यों? इसलिए होस्टिंग की वजह से जब भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन होता है तो वो पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले तमाम वार कीवर्ड से जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन है उनको और फंक्शन कीवर्ड से जितने फंक्शंस डिफाइन है उन सब को टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे ले आता है। तो वार कीवर्ड से जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके डिक्लेरेशंस को, सिर्फ डिक्लेरेशन को, इनिशियलाइजेशन को नहीं, जो वैल्यू हम डाल रहे हैं उनको नहीं, सिर्फ उनको, उनके डिफिनीशंस को ऊपर ले जाता है। तो जब आप डिफिनीशंस को ऊपर ले जाएं और वेरिएबल्स को सिर्फ डिफाइन कर ले, उसको वैल्यूज ना दे, तो उसमें कौन सी वैल्यू? अनडिफाइंड होगी। तो वो सारे वार कीवर्ड से वेरिएबल्स को, उनके डिक्लेरेशंस को और फंक्शन के डिफिनीशंस को, उनके सिर्फ नाम को नहीं बल्कि पूरे डिफिनीशंस को टॉप ऑफ द स्कोप पे ले जाता है। तो ये किस स्कोप में है? होस्टिंग। ये ग्लोबल स्कोप में है, ठीक है। तो ये इसे ले जाएगा, वार होस्टिंग इज इक्वल टू ट्रू। तो सबसे पहले प्रोग्राम से वो वार कीवर्ड से जो वेरिएबल्स डिफाइन हुए उनको उठाएगा और इस होस्टिंग को यहां पे इसके डिक्लेरेशन को ले आएगा। वार होस्टिंग, वार ऑथेंटिकेटेड, वार वॉलेट, वार आइटम, लेट नहीं, वार से सिर्फ ऑथेंटिकेटेड, वॉलेट और नीचे जो वो है होस्टिंग है, तमाम के वेरिएबल्स को ये ऊपर ले जाएगा, ऊपर डिक्लेयर कर लेगा। अनडिफाइंड वैल्यू होगी। जब वो जिस पॉइंट पे उसको वैल्यू मिली है वो पॉइंट अगर आ जाए तो फिर उसके बाद उसमें वैल्यू आ जाएगी। तो हम उस पॉइंट से पहले उसको कंसोल कर रहे हैं, इसलिए हमें अनडिफाइंड मिल रहा है। अगर हम इसी होस्टिंग को इसके नीचे कंसोल करें तो फिर हमें प्रॉपर वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू क्या है? वो ट्रू है। पहले अनडिफाइंड फिर ट्रू। किसकी वजह से? होस्टिंग की वजह से, कि वो डिक्लेरेशंस को टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे ले आता है। और डिक्लेरेशन, जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है, इनिशियलाइज नहीं होता, तो उसमें अनडिफाइंड वैल्यू होती है। समझ आ गई? इसको होस्टिंग कहते हैं। अब देखिए ये जो, अच्छा, ये जो फंक्शन है ना सम, आपको पता है सम को मैं इसके ऊपर भी कॉल कर सकता हूं। क्यों? Thanks to hosting. Not due to the global scope. It's due to the hosting. कि होस्टिंग मेरे फंक्शन के पूरे डिफिनीशन को टॉप ऑफ द फंक्शन पे ले जाता है और वहां पे फंक्शन को डिफाइन करता है। तो मैं कहीं भी किसी फंक्शन को सेफली यूज कर सकता हूं। अगर ये फीचर ना होता ना जावास्क्रिप्ट में, तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाता। हम जब प्रोग्राम्स लिखते हैं तो फंक्शंस को पता नहीं, हमें पता भी नहीं होता कि ये हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है कि नीचे, लेकिन हम उसको कहीं भी यूज कर रहे होते हैं। तो होस्टिंग की वजह से हमारे पास ये बहुत प्लस पॉइंट है। तो सेव कर लेते हैं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। कोई भी फर्क, कोई भी एरर नहीं आया। क्यों? इसलिए कि ये जो सम का डिफिनीशन है ये सबसे ऊपर चला गया होता है। विद दैट बीइंग सेट इन द माइंड, अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछता हूं। मुझे ये बताए कि ये जो प्रिंट सम का फंक्शन है ये मैंने नीचे कॉल किया हुआ है, क्या मैं इस प्रिंट सम को इस प्रिंट सम के डिफिनीशन से पहले कॉल कर सकता हूं? फंक्शन क्या है? दिस इज द पॉइंट, वी कैन। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द होस्टिंग। अब फंक्शन के अंदर होस्टिंग कैसे होगी? ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर होस्टिंग कैसे होगी? तो गौर से देखें। ग्लोबली तो आपने समझ लिया ना, ग्लोबल जितने वार कीवर्ड्स है और फंक्शंस है सबको टॉप ऑफ द ग्लोबल स्कोप पे ले जाओ। तो नहीं, लेट और कॉन्स्ट वाले नहीं। ये देखिए, ये मैं अगर इस लेट्स वॉलेट को ऊपर कंसोल करूं, ये देखिए, और ये इसी वजह से लेट और वो भी हुए हैं। एक तो ये फर्क भी है इनमें, वो है ओ वार है। आइटम कर लेते हैं। अनकॉट रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस आइटम बिफोर इनिशियलाइजेशन। सर ये लेट और वेरिएबल का बिहेवियर एक जैसा है, फिर क्यों? लेट और वार का ये बिहेवियर सेम है। होस्टिंग उसमें नहीं होती, लेट में जी रिलेशन वगैरह सब कुछ सेम है। सब कुछ सेम है, लेकिन इंटरनल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। एक डिफरेंस ये है कि उसमें होस्टिंग नहीं होती। लेट कीवर्ड के लेट और कॉन्स्ट वो होस्ट नहीं होते, उनके वेरिएबल्स। एक फर्क ये। दूसरा फर्क वो तीसरा स्कोप हम पढ़ेंगे, उस स्कोप में उसका फर्क हमें समझ में आ जाएगा। एक और फर्क भी है। समझ आ गई? अब देखिए, गौर से देखें। अच्छा,
ये तो ग्लोबल स्कोप की बात होगी। जब फंक्शन स्कोप कैसे वो होता है, जब जावास्क्रिप्ट इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो एग्जीक्यूट करने से पहले ये इस फंक्शन के तमाम वार कीवर्ड से जो जितने वेरिएबल्स इसके अंदर डिफाइन हुए हैं और जितने फंक्शंस डिफाइन हुए हैं फंक्शन कीवर्ड से तमाम को टॉप ऑफ द प्रोग्राम ले आता है। वार कीवर्ड के फंक्शन वेरिएबल डिक्लेरेशंस को, इनिशियलाइजेशन को नहीं, और तमाम फंक्शन डिफिनीशन को टॉप ऑफ द फंक्शन पे ले आ जाता है। तो फिर ये प्रिंट सम अगर हम यहां करने की बजाय यहां भी कर सकते, इवन यहीं भी कर सकते। क्यों? जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन डिफिनीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस ऑल कोड द जावास्क्रिप्ट विल मूव दिस फंक्शन डिफिनीशन टू टॉप ऑफ द स्कोप, टू द फंक्शन स्कोप, यहां पे ले आएगा इसको। यानी सबसे पहले ये प्रिंट सम डिफिनीशन और ये वर्ड कीवर्ड के जो जितने भी डिक्लेरेशंस है सबसे पहले वो होंगे, फिर आगे प्रोग्राम रन होगा। तो प्रिंट सम को नीचे कॉल करने की बजाय मैं ऊपर भी कॉल कर सकता हूं और मुझे कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा। इट्स वर्किंग फाइन। और अच्छा सवाल पूछे, सवाल फिर सवाल के बाद आता है। हाँ, फंक्शन को मैं क्यों कह रहा हूं कि फंक्शन कीवर्ड से जब हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि हम और तरीकों से भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, फंक्शन डिफिनीशन को ऊपर ले जाता है, पूरे डिफिनीशन को, और वार कीवर्ड से वेरिएबल के सिर्फ डिक्लेरेशन को, उसके वैल्यू को नहीं। मतलब सर ब्लॉक को तो यूज जी फंक्शन से कम ब्लॉक एग्जैक्टली, ब्लॉक उस स्कोप के टॉप पे ले जाता है। तो ये कौन सा स्कोप है? फंक्शन स्कोप है। तो फंक्शन स्कोप किससे डिफाइन होता है? फंक्शन ब्लॉक से डिफाइन होता है। तो टॉप ऑफ द ब्लॉक कह लें, टॉप ऑफ द स्कोप कह लें, उस पे ले आता है। ठीक है। अब आपको अगर बड़े कंपनीज में आप इंटरव्यूज देंगे तो इंटरव्यूअर आपको पकड़ेगा इसमें। अब मैंने आपको बताया भी था कि होस्टिंग में ज़्यादा सवाल पूछते हैं, तो मे भी आप वहाँ पे आपके जहन में सवाल होता है कि होस्टिंग में क्या है, होस्टिंग में ये स्कोप्स भी हैं, सिर्फ नहीं है कि ग्लोबल स्कोप में होस्टिंग होती। तो मुझे ये बताएं मैं सब ना बताएं, मैं स्पेसिफिक बंदों से सवालात पूछूंगा। हाशिर मुझे ये बताएं कि अगर console.log में num2 करता हूं, num2 को मैंने किस कीवर्ड से डिफाइन किया हुआ है? लेट कीवर्ड से। तो मुझे कंसोल में क्या मिलेगा? एरर मिलेगा ना? क्यों? हाँ अथर, क्यों नहीं होती? तो क्या होता है जब एरर आता है? एरर क्यों आता है? ये एरर, इस एरर में वो हमें क्या कहेंगे कि ये एरर क्यों है, मतलब हमने क्या गलती की हुई है? num2 तो डिफाइन है, लाइन नंबर 12 पे देखें ना। नहीं, मतलब मैं एरर पूछ रहा हूं ना कि हमने क्या ऐसे किया हुआ है जिससे हमें एरर आएगा। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं क्या करूं कि वो एरर गायब हो जाए। एग्जैक्टली, बस यही मैं पूछना चाह रहा था कि num2 को मैंने उसके डिफिनीशन से पहले, डिक्लेयर करने से पहले मैंने उसको यूज किया हुआ है। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये मुझे एरर देगा। अगर num2 को मैं num2 के नीचे ले आऊं कंसोल लॉग को, तो फिर सही तरीके से काम करेगा। हाँ, लाइन 13 पे ले आऊं तो सही काम करेगा। दिस इज योर कंसेप्ट इज क्लियर। किससे पूछूं? अच्छा शाह गालिब, आप मुझे ये बताएं कि इस कंसोल में मुझे क्या मिलेगा अगर मैं num1 को कंसोल करता हूँ? क्यों? वो आगे जाएगा, वो अपनी लाइन में जब आएगा ना, तो उसके नीचे हमें कंसोल नहीं थी, उससे ऊपर किया है। तो किस कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का नाम क्या है जिसकी वजह से इस होस्टिंग? तो num1 किधर जाएगा? टॉप ऑफ द फंक्शन। शाबाश, फंक्शन, प्रोग्राम नहीं। अच्छा, जिस स्कोप के अंदर होता है उस स्कोप के टॉप पे उसका डिक्लेरेशन जाएगा। तो num1 टॉप पे डिफाइन हो जाएगा, उसमें अनडिफाइंड वैल्यू होगी, लेकिन 11 नंबर लाइन के बाद अगर हम num1 को कंसोल करते हैं तो फिर हमें प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। सो अनडिफाइंड कहाँ है? ये
अनडिफाइन और फिर 56 मिला है। सर ग्लोबली जो होस्टिंग होती है मतलब होस्टिंग हर स्कोप की अपनी होस्टिंग, हर स्कोप का अपना होस्टिंग, मतलब वो फिर सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे जाएगा, ऐसे कह सकते जो हैं। फंक्शन में होता है वो फिर प्रोग्राम एग्जैक्टली टॉप ऑफ द फंक्शन पे जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। अच्छा, आप कोई सवाल पूछ रहे थे जी? हो गया। अच्छा, कोई और सवाल प्लीज? अच्छा, इन चीज़ों को नहीं भूलना, प्लीज़ नहीं भूलना, ठीक है? आप लोग सही तरीके से होस्टिंग को समझ चुके हैं। दिस इज, आपको चाहिए भी नहीं कि इतना एडवांस आप जाएं, लेकिन आप सही तरीके से समझ गए हैं तो इसको भूले ना। आगे आते हैं जी। अगर हम चाहे कि वार के साथ वैल्यू भी नहीं हो सकता, तो नीचे यूज करें ना, तो फिर आप अपने जो वेरिएबल है उसको टॉप पे ले जाएं, यानी जहां पे आप कंसोल कर रहे हैं उससे ऊपर बस ले जाएं। डिबगिंग में ये चीज़ इस्तेमाल होती है, हाँ मे बी, यानी डिबगिंग में कैसे आप यूज़, इसके मतलब प्रोग्राम के अंदर यूसेज है ना। अक्सर यानी जावास्क्रिप्ट बहुत एरर सेफ है, वो कभी भी आपको मतलब ऐसे आसानी से एरर थ्रो नहीं करेगा। और लैंग्वेजेस तो सिर्फ सेमीकोलन पे भी आपको एरर थ्रो करते हैं, थोड़ा सा आप रूल्स की खिलाफ हो। ये बहुत डायनामिक लैंग्वेज है, इसलिए तो इसने पूरी दुनिया को कवर किया हुआ है, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, सो थर्ड स्कोप की तरफ आते हैं, और यहाँ पे लेट, कॉन्स्ट और वार में एक और फर्क दिया जाता है, एंड दैट स्कोप इज ब्लॉक स्कोप। देखिए, जब कोई ब्लॉक फंक्शन का ब्लॉक होता है तो उसको फिर हम ब्लॉक स्कोप नहीं कहते, फंक्शन के ब्लॉक को हम फंक्शन स्कोप कहते हैं। लेकिन हमारे पास और भी ब्लॉक्स डिफाइन हो सकते हैं, जैसे हमने फॉर लूप पढ़ा था ना, या इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। तो मैं लेट से ऑथेंटिकेटेड जो ऊपर वेरिएबल है उस पर मैं एक इफ चेक लगाता हूं कि अगर ऑथेंटिकेटेड में ट्रू पड़ा है, ट्रू है, या उसमें कोई स्ट्रिंग की वैल्यू जो भी पड़ा है, अगर वो ट्रू है तो फिर मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड रन करना चाहता हूं। कौन सा ब्लॉक? जो मैंने ब्रेसेस लगाए हैं इसके अंदर जो कोड है। अब इफ के ब्लॉक को, फॉर के ब्लॉक को, वाइल के ब्लॉक को, इनके ब्लॉक्स को हम ब्लॉक स्कोप कहेंगे। और इसके अंदर आप एक अजीब बात है, अच्छा वो क्या है? वो ये है ना कि अगर आप किसी इफ, फॉर, वाइल, ये जितने भी मैंने नाम गिनवाए, इनके ब्लॉक्स के अंदर अगर आप वार कीवर्ड से किसी वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, मैं एक वेरिएबल को स्ट्रेंज नाम दे देता हूं, ठीक है, और इसमें मैं स्टोर करता हूं समथिंग। अगर मैं इसको बाहर कंसोल करना चाहता हूं, यूज करना चाहता हूं, तो क्या मैं यूज कर सकता हूं? नहीं यूज कर सकते। क्यों? लोकल स्कोप कह लें, ब्लॉक स्कोप कह लें, अंडरस्टूड है ना? लेकिन ये कंसोल होगा, देखिए एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट, ठीक है। देखिए समथिंग हो गया है। तो वार के कीवर्ड से जब हम किसी वेरिएबल को किसी ब्लॉक के अंदर भी डिफाइन कर लेते हैं ना, तो वो बाहर अवेलेबल होता है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट वाले बाहर अवेलेबल नहीं होते। इसी वजह से वार कीवर्ड से जो वेरिएबल है उसको ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। इस वजह से ग्लोबल नहीं कि वो फंक्शन के अंदर भी अगर आप डिक्लेयर करें तो वो बाहर अवेलेबल होंगे, इस वजह से कि वो ब्लॉक के अंदर अगर आप उसको और वार कीवर्ड से किसी वेरिएबल को बनाए तो वो बाहर अवेलेबल होंगे। दिस इज द नहीं, ग्लोबल इन अ सेंस इसलिए नहीं है कि ब्लॉक के अगर अंदर आप डिफाइन करें, ब्लॉक से बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेट पे देखें, ये देखिए आईडी को भी पता चल गया है, उसने स्ट्रेंज का कलर डार्क कर दिया है कि ये तो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूं और यहां पे आ जाता हूं, एरर, स्ट्रेंज इज नॉट डिफाइंड। क्यों? इस वजह से कि हमने ब्लॉक के अंदर लेट डिफाइन। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेंज वेरिएबल है ये इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ अवेलेबल है। सो दिस इज द ब्लॉक स्कोप, और ब्लॉक स्कोप में वार, लेट, कॉन्स्ट वो एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव करते हैं, बस बाकी सारे स्कोप्स में वो सेम है। सो दैट इज ऑल अबाउट स्कोप।
ये ब्लॉक स्कोप है, फंक्शन स्कोप भी हमने पढ़ा और ग्लोबल स्कोप भी हमने पढ़ा। सो टू कट इट वेरी शॉर्ट, थोड़ा सा समराइज अगर हम करें, ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो वार से हैं, लेट से हैं, कौन से हमने डिफाइन किए हुए हैं, वो पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल होंगे। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो फंक्शन के ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होंगे, चाहे किसी कीवर्ड से भी आपने उसको डिफाइन किया हो, लेकिन ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल्स है वो उस ब्लॉक के अंदर अवेलेबल होंगे, ये बात तो तय है। लेकिन अगर उसको हम वार कीवर्ड से उस वेरिएबल को डिफाइन करें तो फिर वो उस ब्लॉक से बाहर भी अवेलेबल, उस ब्लॉक से बाहर, ठीक है। तो ये है हमारा वो। अच्छा, एक और बात, नहीं ये लेट है ना, वार तो नहीं है। ब्लॉक स्कोप में अगर वार है तो फिर ये चूंकि अवेलेबल है बाहर भी, तो ये इसे ले जाएगा टॉप ऑफ द प्रोग्राम पे, नॉट टॉप ऑफ द ब्लॉक बल्कि टॉप ऑफ द प्रोग्राम, क्योंकि वार उसको ब्लॉक का नहीं पता, उसको सिर्फ फंक्शन के ब्लॉक का पता है और ग्लोबल विंडो का पता है। सही है, हाँ, फंक्शन से बाहर नहीं वो निकल सकता, लेकिन इसका पता नहीं है वार को कि मैं किसी इफ ब्लॉक के अंदर हूँ, इसको ये पता नहीं है। वो ऐसे कंसिडर करता है कि जैसे मैं ग्लोबली किसी ने मुझको डिफाइन किया है, लेकिन लेट और कॉन्स को ये पता होता है कि मेरा ये लिमिट है, मैं इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। एक और बात, अक्सर आप ब्लड ग्रुप आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना, विच इज ग्लोबल वेरिएबल। ब्लड ग्रुप देखें, ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन अगर आपको अक्सर ऐसे होता है कि किसी फंक्शन में उसी नाम का हम एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो फिर अगर मैं यहाँ पे, ये देखिए गौर से, अगर मैं यहाँ पे console.log ब्लड ग्रुप करूंगा और मैं इसके साथ लिख लूँ इनसाइड सम, ठीक है, हम console.log को मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, वो सबको प्रिंट करें। मैं अगर यहाँ पे ब्लड ग्रुप को यूज करूं तो वो होगा ना, वो कंसोल होगा, दैट्स वी नो दैट। मैं ये हटा देता हूं, कहाँ है, ये देखिए इनसाइड सम ओ नेगेटिव, तो वो हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक ब्लड ग्रुप डिफाइन करूं, चाहे किसी भी कीवर्ड से हो, कौन से हो, उससे हो, मैं अगर इसके अंदर डिफाइन करूं ए पॉजिटिव, तो फिर अब इस console.log ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप वो कंसोल होगा, आप इसके बारे में लबकुशाई करें, कौन सा होगा? अच्छा, सब मैं आपके थोड़े से उसको जानना चाहता हूं ना कि आपकी सेंसेस क्या कहती हैं, आप कहें और रीजन भी दे, सिर्फ ये नहीं कि बस तुक्का लगाएं। तो कौन, ये तो हमने दूसरा कौन डिफाइन किया हुआ है सर। ये प्रायोरिटी मेरे ख्याल में उसको दीजिए जो मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर फंक्शन के ग्लोबल को नहीं सर। तो आप भी सही थे और आप भी सही हैं। प्रायोरिटी किसको, अगर दो सेम नाम के वेरिएबल्स आ जाता है और एक वेरिएबल ग्लोबली है और एक फंक्शन के अंदर है, तो आप जिस वेरिएबल को जहां पे यूज कर रहे हैं वो इमीडिएटली उस स्कोप के अंदर देखेगा। अगर उस स्कोप के अंदर वो वेरिएबल अवेलेबल है तो उसी को यूज कर लेगा, फिर अगर उस स्कोप के अंदर अवेलेबल नहीं है फिर बाहर जाएगा और उसको ग्लोबल स्कोप में देखेगा, सर्च करेगा या ग्लोबल स्कोप से फिर उठाएगा। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें ए पॉजिटिव मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो आप ऐसा करें कि अभी एक प्रोग्राम बनाएं आप, उसमें से ग्लोबल स्कोप के अंदर 3 वेरिएबल्स बनाएं, ठीक है, और एक फंक्शन बनाएं, उन 3 वेरिएबल्स को बाहर भी प्रिंट करें, बाहर फंक्शन से बाहर, और उसके अंदर लिखें उस कंसोल के अंदर के आउटसाइड, या लिख लें ग्लोबल स्कोप, और फिर उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करें। फिर फंक्शन के अंदर लिखें फंक्शन स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल्स को प्रिंट करें, साथ में फंक्शन के अंदर भी 2-3 वेरिएबल्स डिफाइन करें और उनको भी फंक्शन के अंदर प्रिंट करें। शाबाश, ये करें ताकि आपको स्कोप थोड़ी समझ आए, और ब्लॉक स्कोप में भी करें। 3 ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएं, उसको बाहर ग्लोबल विंडो में प्रिंट करें, फिर एक फंक्शन बनाएं, उसके अंदर भी उनको प्रिंट करें,
और फंक्शन के अंदर भी 3 और वेरिएबल्स बनाएं, और वेरिएबल्स, और उसको भी फंक्शन के अंदर प्रिंट करें। शाबाश, जल्दी करें ताकि हम फिर आगे जाएं। ऑलराइट, सो ब्लॉक स्कोप, उसका थोड़ा सा जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसको पढ़ते हैं। बिफोर ES6 यानी 2015 से पहले जावास्क्रिप्ट हैड ओनली ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। तो उससे पहले लोकल स्कोप नहीं था कि अगर कोई वेरिएबल है, कोई इफ का ब्लॉक है या फॉर का ब्लॉक है, ये कोई डिफरेंट चीज है। इफ ब्लॉक या फॉर ब्लॉक या व्हाइल ब्लॉक, ये जो ब्लॉक्स थे ये ट्रीट होते थे जिस ब्लॉक के अंदर ये होते थे। तो अगर किसी फंक्शन के अंदर इफ होता तो उसका जो ब्लॉक है वो कंसिडर होता फंक्शन स्कोप, और अगर वो ग्लोबली आपने कोई इफ चेक लगाया हुआ है तो इफ ब्लॉक का जो स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप कंसिडर होता। वेरिएबल वार कीवर्ड से जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते वो ब्लॉक को मतलब वो ब्लॉक को समझ नहीं सकता था, वो ब्लॉक स्कोप सिरे से वो पहचानता ही नहीं, अभी भी नहीं करता। ES6 introduced 2 important new JavaScript keywords, let and const. These 2 keywords provide block scope in JavaScript, means if they are defined inside any block, they are not accessible outside. For example, if a var x is defined inside if statement, it can be used outside, but let and const cannot be used. और ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लॉक स्कोप को डिफाइन करने के लिए इफ या वाइल का सहारा लें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी एक ब्लॉक डिफाइन होता है। तो अब अगर वार इसके अंदर यूज करेंगे तो वार के लिए ये ब्लॉक नहीं है, बल्कि ये ब्लॉक जिस ब्लॉक के अंदर है, चाहे वो फंक्शन है या ग्लोबल है, तो वार कीवर्ड उस स्कोप को देखेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर लेट और उनको यूज करते हैं तो ये फिर इन ब्लॉक के बाहर अवेलेबल नहीं होंगे। शाबाश। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज क्लोजर्स। क्लोजर्स बहुत ही आसान कंसेप्ट है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा फैंसी है। जिस तरह हमने अभी देखा कि एक फंक्शन के अंदर मैंने एक फंक्शन को लिया था, वो कौन सा फंक्शन है? प्रिंट सम फंक्शन है। अब मुझे प्रिंट सम की आप प्रॉपर्टीज बताएं कि इस प्रिंट सम के पास कौन कौन सी खासियतें हैं। तो आप एक खासियत बताएं कि खासियत का मतलब है कि ये फला वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। एक खासियत आप प्रिंट सम की बताएं। फंक्शन स्कोप के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उसे एक्सेस। नाइस, दैट्स नाइस। दूसरा खासियत शाफाद आप बताएं। हाँ, एक तो ये है कि फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितना फंक्शन स्कोप के सारे वेरिएबल्स इसके लिए अवेलेबल है, इसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा कौन सा स्कोप है जो कि प्रिंट सम उसको भी, उसके वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है? वो कौन सा स्कोप है? ग्लोबल स्कोप। हाँ, नहीं, ग्लोबल स्कोप। वार से लेट है, कॉन्स्ट है, जो भी है, अगर आपने ग्लोबल स्कोप में वो वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं तो वो प्रिंट सम के लिए अवेलेबल है। ठीक है। शागालिब आप एक और प्रॉपर्टी बताएं प्रिंट सम की। हम बाहर इसको यूज कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर नहीं। तो देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं प्रिंट सम की। फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन को आप डिफाइन करते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं कि उस फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, उस फंक्शन अंदर वाले फंक्शन को उस पेरेंट के फंक्शन के तमाम स्कोप का उसका तमाम स्कोप वो अवेलेबल होता है, जितने भी वेरिएबल हैं, और इवन ग्लोबल तो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। तो इस फंक्शन को हम क्लोजर कहते हैं। ये किसी फंक्शन के अंदर अगर हम किसी और फंक्शन को डिफाइन करें ना, इस फंक्शन को क्या कहते हैं? क्लोजर कहते हैं। क्लोजर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। हमने अभी पढ़ा कि C++ जो हमारा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, यूनिवर्सिटीज में हम पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास क्लोजर्स नहीं होते। Why? Because we can define a function inside another function. हम कॉल कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को, लेकिन हम फंक्शन को किसी और फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। These are two different things. ये फंक्शन डिफिनीशन है, ये फंक्शन डिफिनीशन है, और ये है फंक्शन को कॉल करना। तो दोनों डिफरेंट चीजें। तो JavaScript allows for the nesting of functions and grants the inner function full access. Grants the inner function full access to all the variables and functions defined inside the outer function. जो इसका पेरेंट फंक्शन है, जो आउटर फंक्शन है, उसके तमाम के तमाम वेरिएबल्स और फंक्शंस
वो ये जो नेस्टेड फंक्शन है ये यूज कर सकता है. This nested function which has access to the outer scope is called closure. So this, अगर आप क्लोजर की प्रॉपर्टी मैथमेटिक्स में पढ़े ना, तो ये उसी से इंस्पायर होके इन्होंने इसको क्लोजर का नाम दिया है कि ये जो अंदर का फंक्शन है, दिस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू अपर फंक्शन, जो आउटर फंक्शन है. क्यों? क्योंकि इसको तमाम के तमाम वो वेरिएबल्स का एक्सेस है जो कि आउटर फंक्शन में. However, the outer function does not have access to the variables and functions defined inside the inner function. क्यों? इसलिए कि अभी हमने पढ़ा, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ना, वो बिल्कुल अगर हम अभी भी अप्लाई करें तो अगर ये किसी ने हमें ना भी बताया हो तो होना ये चाहिए था कि हमें ये आता. अगर इस फ्रेंड सम के अंदर गौर से देखें, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूं और प्रिंट सम वार उसको मैं नाम दूं और इसमें मैं सेव करूं लेट से कोई भी नंबर, ठीक है, 756. तो क्या ये प्रिंट सम वार इस आउटर फंक्शन सम के अंदर अवेलेबल है कि नहीं? क्यों? एग्जैक्टली अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन स्कोप से वो बाहर अवेलेबल नहीं होता. तो इस प्रिंट सम वार के लिए फंक्शन स्कोप क्या है? इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप ये है. तो ये इसके बाहर अवेलेबल ही नहीं है. तो ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम क्लोजर को डिफाइन करेंगे तो क्लोजर के अंदर के वेरिएबल्स आउटर फंक्शन को अवेलेबल नहीं हो. So that's fine, right? हमने तकरीबन क्लोजर भी पढ़ लिया है. नेक्स्ट जाते हैं जी. क्लोजर कहते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को आप डिफाइन करें. वो जो इनर फंक्शन है दैट इज क्लोज्ड, दैट इज क्लोजर ऑफ द आउटर फंक्शन. क्यों क्लोजर कहते हैं? इसलिए कि इस अंदर के फंक्शन को आउटर फंक्शन के जितने भी वेरिएबल उसके अंदर हमने डिफाइन किए ना, आउटर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए, इनर फंक्शन को उनका तमाम का एक्सेस है क्योंकि वो उसी ब्लॉक के अंदर है. लेकिन इस इनर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं वो बाहर उस आउटर फंक्शन को अवेलेबल नहीं है. सो दिस फंक्शन इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द आउटर फंक्शन. तो इसको इसलिए क्लोजर कहते हैं. नंबर्स की तरफ आते हैं. Unlike many other programming languages, JavaScript does not define different types of numbers like integers, short, long, floating point, etc. All types of numbers like int, float, exponential, etc. are allowed in JavaScript. Not a number is a JavaScript reserved word indicating that a number is not a legal number. अगर आप दो undefined numbers को add करना चाहते हैं और आपके पास नेम आ जाए तो मतलब है not a number. तो किसी ऑपरेशन के, अब देखिए स्ट्रिंग नंबर है नहीं, नल नंबर है नहीं है, सिर्फ नंबर का जो डेटा टाइप है दैट इज नंबर. तो आपके हमारे पास एक फंक्शन भी है जो कि चेक करता है कि ये फंक्शन नॉट अ नंबर है कि नहीं. तो अगर इस नेम के फंक्शन को ये देखिए अवेलेबल है, अगर इसको आप ट्रू पास करेंगे ना तो ये कहेगा कि ये क्या है, ये ट्रू रिटर्न करेगा. इस नेम ट्रू तो नंबर नहीं है ना, तो इस नेम हमें क्या प्रोवाइड करेगा? ट्रू. ये देखिए console.log. तो अगर आप इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो उसको चेक करता है कि ये नंबर है कि नहीं. अगर वो नंबर नहीं है, इज नॉट अ नंबर, सो देन इट रिटर्न्स ट्रू. नल नंबर है, नल नंबर है नहीं है. तो मैं अगर इसको सेव करूं और यहां पे आ जाऊं, रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए फॉल्स है. is not a number, last 43 is not a number. null not a number नहीं है. अजीब. मैं अगर यहाँ पे string लिखूं तो ये भी not a number, ये true है. null में वो भी, ये भी एक नया एरर हमने देख लिया. ये देखिए null को अगर हम, ये मुझे पता नहीं था, null को अगर हम is name में दे देते हैं ना तो ये देखिए वो उसको नंबर कंसिडर करता है. अजीब यार, अजीब तरीके से. मतलब देखिए वो इज नेम, वो नंबर नहीं है, वही नहीं वो नंबर है, फॉल्स दे रहा है हमें. अगर हम इसको अनडिफाइन दे दें, अनडिफाइन एक नंबर है नहीं है, तो इज नेम हमें ट्रू करेगा, हाँ ये नंबर नहीं है.
इस तरह अगर हम स्ट्रिंग प्रोवाइड करें, हाँ ये नल को, ये तो बहुत मसला करेगा। हाँ अच्छा, अगर हम सिर्फ नहीं नल थोड़ा सा अजीब बिहेवियर करता है। ये 0 अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये नंबर है तो इस नेम जब नंबर नहीं होता तब ट्रू रिटर्न करता है, और जब नंबर होता है तो तब उसको फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर किसी कैलकुलेशन में आपके पास नेम आ जाए नॉट अ नंबर, तो कैलकुलेशन के रिजल्ट में नॉट अ नंबर का मतलब ये नहीं है कि ये इससे एक ऐसा रिजल्ट आ गया है कि जो नंबर नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन से पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर आप अनडिफाइंड को अनडिफाइंड के साथ प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, तो वो आपको नेम देगा नॉट अ नंबर। तो नॉट अ नंबर का मतलब है कि ये नंबर नहीं है, और अगर वो किसी कैलकुलेशन के रिजल्ट में आए तो इसका मतलब है कि ये कैलकुलेशन से ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे कंसोल करें, console.log मैं करूं कि नल प्लस नल, चले ये कर लेते हैं, ट्राई नहीं किया लेकिन चलो, अगर ये नंबर है तो दोनों को 0 करो, ये देखो। ओह तो मैं अगर नल प्लस अनडिफाइंड करूं तो उससे क्या आएगा, नेम। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसने इन दोनों को ऐड कर लिया और इससे कोई रिजल्ट आया जो नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कैलकुलेशन से पॉसिबल ही नहीं है। नल को मैं अनडिफाइंड के साथ कैसे ऐड करूं, लेकिन नल को नल के साथ ये ऐड कर रहा है, वो 0 दे रहा है। अजीब यार, पता नहीं, बस जो कर लिया। अच्छा हाँ, नॉट अ नंबर, नेम का मतलब नॉट अ नंबर, हाँ वो अपनी मर्जी का मालिक है। कन्वर्टिंग वेरिएबल्स टू नंबर्स, अगर आप किसी लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग में ना एक वेरिएबल है आपके पास, और मैं इसको num10 दे देता हूँ 300, और आपके पास स्ट्रिंग में एक नंबर मौजूद है, मतलब स्ट्रिंग के अंदर एक नंबर है। आपको तो पता है कि ये नंबर है, जावास्क्रिप्ट को तो पता नहीं है, वो तो उसको नॉर्मल स्ट्रिंग कंसिडर करता है। तो अगर आप इसको सही नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डोंट वरी, आपके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप स्ट्रिंग में से नंबर को पार्स कर सकते हैं, मतलब उस नंबर को उठा सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर ये करूँ कि num10 इसको नई वैल्यू दूँ कि ओल्ड वैल्यू से वो उठा के उसको नंबर में कन्वर्ट करो, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। पार्स इंट एक फंक्शन है, उसको मैं इसकी ओल्ड वैल्यू प्रोवाइड कर दूँगा, तो ये इसमें स्टोर होके, मैं अगर फिर ये console.log num10 को करूँ तो इसमें मुझे 340 नंबर मिलेगा। ये देखिए 340, देखिए पर्पल कलर है, तो पर्पल कलर में सिर्फ नंबर्स प्रिंट होते हैं। अगर मैं और भी कंफर्म करने के लिए टाइप ऑफ करूँ ना, तो इसका टाइप ऑफ क्या है, नंबर है। ठीक है, तो किसी स्ट्रिंग से नंबर को आप पार्स कर सकते हैं। पार्स का मतलब है किसी चीज से कोई स्पेसिफिक डेटा उठाना, उसको रीड करना। नेम टाइप ऑफ नंबर नहीं, नेम का मतलब है नॉट अ नंबर। ठीक है, कैलकुलेशन के रिजल्ट में आ जाए इसका मतलब है कैलकुलेशन नहीं पॉसिबल। ऑलराइट, सो अच्छा 0 डिवाइड बाई 0 अच्छा 0 डिवाइड बाई 0 भी कर लेते हैं। हमने न, हाँ उससे भी नेन आएगा। नॉट अ नंबर पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इस वजह से। अच्छा ऑलराइट, सो मैथ में हमारे पास डिफरेंट मैथ के आप ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट एब्सोल्यूट, मैथ डॉट कॉस थीटा, साइन थीटा, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर, जो भी मेथड्स है, रैंडम, स्क्वायर रूट, राउंड, सब अवेलेबल है। ठीक है, मैथ की लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करें। जो लास्ट आज का वो है फॉर्म वैलिडेशन। जावास्क्रिप्ट में हम कैसे फॉर्म्स को वैलिडेट करेंगे। आपको पता है जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे फेसबुक में हम साइन अप होते हैं या हम लॉगिन होते हैं, तो हम, आपने देखा होगा वहाँ पे अगर हम कोई इनवैलिड वैल्यू देते हैं या किसी और फॉर्म्स में, तो वो हमें वो रेड हो जाता है, वो बॉर्डर कलर उसका रेड हो जाता है, वो हमें एरर थ्रो करता है कि यार तुम सही प्रोवाइड करो, मुझे जो डेटा है वो सही प्रोवाइड करो।
तो अब ये जो वैलिडेशंस हैं अभी तक हमने नहीं पढ़े थे, अब ये कैसे होता है, ये जावास्क्रिप्ट के जरिए ही होता है। तो फॉर्म वैलिडेशंस हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म बनाएंगे। तो उसके लिए मैं एक अलग फाइल बना लेता हूँ, इस इंडेक्स में नहीं करते, form.js, और इसके लिए मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, गौर से देखें, फॉर्म, और इस फॉर्म के अंदर मैं लेट से नेम और पासवर्ड दो चीज़ें लेता हूँ। तो एक डिफ के अंदर मैं लेबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, उसका टाइप टेक्स्ट होगा, उसका नेम एट्रीब्यूट में उसको मैं नेम दे दूंगा क्योंकि ये एक नेम है ना, और आईडी भी मैं इसको नेम इनपुट दे दूंगा। ऑलराइट, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को पेस्ट करते हैं, ठीक है। नेम और हम यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है, और पासवर्ड में हम इसको नेम दे देंगे पासवर्ड और आईडी इसको दे देंगे पासवर्ड इनपुट, और टाइप भी पासवर्ड कर लेते हैं, शाबाश। और यहाँ पे हम एक बटन, सबमिट बटन, ओ सॉरी बटन, और ये क्या करेगा, सबमिट करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। अगर इस फॉर्म को मैं जो भी लिखता हूँ, पासवर्ड अगर मैं नहीं भी देता तो ये मुझे सबमिट करता हूँ तो सबमिट हो जाता है। आप ऊपर रिफ्रेश कर सकते हैं, रिफ्रेश अगर आप करें ना तो आप ऊपर देख सकते हैं। अब ये देखिए, मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखूँ और इसको मैं सबमिट करूँ तो ये ऊपर आ रहा है, नेम इज इक्वल टू नेम में जो मैंने वैल्यू दी है, ये देखिए। मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट दे देता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड में ना कुछ दे देता हूँ, तो ये देखिए ये ऊपर आ गया, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर है कि वो उसमें यानी URL में उसको ऐड कर लेता है। अच्छा, और पेज को भी रिफ्रेश करता है। अच्छा, ये देखिए मैं सबमिट जैसे ही दबाऊं तो इस रिफ्रेश के आइकन को देखें, ये देखिए पूरा पेज रीलोड होता है। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन करेंगे, हम सबसे पहले डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप करेंगे, ख़त्म करेंगे कि तुमने अब पेज को रिफ्रेश नहीं करना, क्योंकि जब वो पेज को रिफ्रेश कर लेता है तो दोबारा से जावास्क्रिप्ट का फाइल लोड हो जाता है और उसका कोड सही रन नहीं होता। तो इसके साथ मैं form.js को अटैच कर लेता हूँ। अच्छा, फॉर्म के अंदर वैलिडेशन लगाने का सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि हम उन इनपुट फील्ड्स को गेट करें। अब देखिए, इन इनपुट फील्ड्स में हम चाहते हैं कि इस इनपुट फील्ड को कोई हम आगे चेंज करें, नो, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। और हम यहाँ पे लिख लेंगे नेम इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम आईडी से भी गेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है आप फॉर्म को नेम से गेट कर सकते हैं। ये कांस्टेंट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट और डॉट फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म को हमने नाम दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे फॉर्म को नेम दे देंगे लॉगिन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट लॉगिन कर दूंगा और इसको कंसोल करते हैं कि मैं सही भी हूँ क्या। राइट, सो यहाँ पे यप, सो हमें पूरा फॉर्म मिल गया लॉगिन का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट जो नाम है उसको आप गेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इनपुट फील्ड्स को कैसे गेट करेंगे, कांस्टेंट डॉट नेम का इनपुट कैसे गेट करेंगे, फॉर्म तो हमने गेट किया हुआ है ना, तो फॉर्म के अंदर फॉर्म डॉट उसको क्या नाम दिया हुआ है, नेम को, नेम के नेम में क्या पड़ा है, नेम पड़ा है। तो अगर हम फॉर्म डॉट नेम करेंगे तो वो नेम का पूरा इनपुट फील्ड उठा लेगा, और इस तरह अगर हम पासवर्ड इनपुट कर देंगे इज इक्वल टू फॉर्म डॉट पासवर्ड, ऐसे भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आसान है तो इससे ये कर लें। अच्छा, इसकी वैल्यू को कैसे गेट करेंगे, डॉट वैल्यू, शाबाश। तो फॉर्म जब सबमिट होगा ना, तो हम फॉर्म पे जब वो सबमिट होगा तब हम वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम सबमिट के इवेंट को लिसन करेंगे, और किस पे, फॉर्म पे। तो फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर
एड इवेंट लिसनर, सही है ना? और कौन सा इवेंट है? सबमिट इवेंट है। और हम इसको एक कॉल बैक पास कर लेंगे, सबमिट हैंडलर, एक नाम दे देंगे एक फंक्शन का, और उस फंक्शन को अभी डिफाइन करते हैं बाय फंक्शन सबमिट हैंडलर। और सबमिट हैंडलर को क्या मिलेगा? जब ये इवेंट होगा और इस सबमिट हैंडलर को जावास्क्रिप्ट कॉल करेगा तो इसको क्या मिलेगा? इवेंट का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जब कोई फॉर्म सबमिट करे तो तब हम उस टाइम पे नेम को गेट करना चाहते हैं। तो नेम कैसे गेट करेंगे? नेम इनपुट डॉट वैल्यू। किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट करने के लिए उस इनपुट फील्ड और डॉट वैल्यू। इसी तरह से पासवर्ड को गेट करने के लिए हम क्या करेंगे? पासवर्ड इनपुट डॉट वैल्यू के इस इनपुट फील्ड के वैल्यू में जो भी पड़ा है वो उठाओ। सही है, जिस तरह इनर HTML था, इनर HTML में नहीं होता, इनपुट डॉट इनर HTML में कुछ भी नहीं होता, डॉट वैल्यू में वो वैल्यू पड़ी होती है। तो अगर हम इसको कंसोल करें ना, इस नेम और पासवर्ड को, तो हमें क्या मिलता है? गौर से देखिए। मैं अगर यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे मैं कुछ सबमिट करूँ तो कंसोल में मुझे कुछ मिला, लेकिन पेज चूंकि रिफ्रेश हो गया वो सारा कंसोल चला गया। तो अब इस रिफ्रेश से कैसे बचाएंगे अपने आप को? तो इवेंट का जो ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है उसमें एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो उस प्रिवेंट डिफॉल्ट के फंक्शन को अगर हम कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म जब सबमिट होता है और जो डिफ़ॉल्ट काम होते हैं, जैसे ब्राउज़र रिफ़्रेश होता है, पेज रिफ़्रेश होता है एंड सो ऑन, ये तमाम के तमाम बिहेवियर्स ख़त्म हो जाएंगे, वो फिर नहीं होंगे। तो मैं अगर इसको सेव करूं और यहाँ पे आ जाऊं और इसको रिफ़्रेश करूं और कुछ फॉर्म को सबमिट करूं, तो ये सबमिट का इवेंट तब कॉल होगा जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं, क्योंकि इस बटन पे क्लिक करने से पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूं तो अब देखिए पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, मैंने कुछ कोड में कुछ गलती की है, वो गलती मुझे दिखा रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू। तो इसको वैल्यू नहीं मिल रही। क्योंकि इसको नेम इनपुट नहीं मिल रहा। मैं अगर इसको कंसोल करूं नेम इनपुट को, तो देखते हैं कि हमें नेम इनपुट मिलता है कि नहीं। वो तो मिला है हमें, नो वो तो हमें मिल गया है, तो फिर क्यों ये डॉट वैल्यू पे काम नहीं करता? ऑलराइट, सो इसको कॉल करें, क्या करें? कॉल तो खैर नहीं करेंगे। नेम इनपुट डॉट वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन। तो अगर फंक्शन नहीं है तो तुम क्यों इसकी वैल्यू को नहीं प्रिंट करवा रहे? सबमिट हैंडलर, एड इवेंट लिसनर, फॉर्म डॉट नेम में वो भी होता है, पासवर्ड भी आ रहा है। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सबमिट हैंडलर भी कॉल हो रहा है। राइट, अब बटन जब हम क्लिक कर लेते हैं तो फॉर्म के अंदर अगर एक बटन हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म को सबमिट करता है। तो हमने फॉर्म पे इवेंट लिसनर लगाया, तो मैं यहाँ पे कंसोल कर दूंगा नेम इनपुट को कि ये मुझे मिल रहा है कि नहीं। ऑलराइट, सो रिफ्रेश करते हैं, मुझे नहीं मिल रहा। नहीं, सबर, सबमिट तो कर लेते हैं ना, मिल रहा है। तो फिर क्यों डॉट वैल्यू वो काम नहीं करता? डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है मेरे ख्याल से, आई गेस। नो, नहीं, वो इवेंट के अंदर ऐसे होता है। एक और काम करते हैं, चलो गेट एलिमेंट से करते हैं, ठीक है? गेट एलिमेंट बाय आईडी, फॉर्म की आईडी क्या है हमने नहीं दी,
तो आईडी इसको दे देते हैं फॉर्म, ठीक है। इसको सेव करते हैं ताकि वो हमें सजेशन भी देना, नेम से वो हमें सजेशन भी नहीं देता, फॉर्म, ठीक है। और इस तरह इसको भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको हमने कौन सी आईडी दी थी, नेम इनपुट। Alright, so let's do that. Let's rock and roll. Document dot get element by ID और password input. Alright, so आगे भी अगर हम यहाँ इसको रिफ्रेश करें और यहाँ इसको सबमिट करें तो देखिए हमें empty values यहाँ पे मिल रही है। देखिए वो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो उस नेम में कुछ मसला था, मुझे पता नहीं है कि क्या मसला। अच्छा, अब वैलिडेशन लगाते हैं। सबसे पहला वैलिडेशन कि जब फॉर्म एम्प्टी हो तो तब वो एम्प्टी फॉर्म को सबमिट ना कर सके, यानी एरर थ्रो हो जब फॉर्म एम्प्टी हो। तो फॉर्म एम्प्टी होने का मतलब क्या है कि नेम और पासवर्ड में कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे इफ चेक लगा लेंगे कि अगर इफ चेक वो उसमें अनडिफाइन है या नल है या एम्प्टी स्ट्रिंग है तो तब आपने इस इफ ब्लॉक को चलाना है, इसका मतलब ये है। और मैं अगर इसके साथ ये लिखूं और फिर इसके साथ ये भी लिखूं तो इसका मतलब है कि अगर नेम में नल हो या जीरो हो या एम्प्टी स्ट्रिंग हो या अनडिफाइन हो या पासवर्ड में ये कुछ हो तो फिर ये एरर थ्रो करो। तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे एक अलर्ट शो कर देंगे और अलर्ट में हम शो कर देंगे कि नेम एंड पासवर्ड आर कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। और यहाँ पे मैं एक कंसोल लगा लेता हूँ इसके नीचे, इस इफ चेक के नीचे, और कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। आफ्टर इफ मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं अगर इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखिए अलर्ट आ गया, दिस नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। मैंने ओके कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने ओके दबाया आफ्टर इफ वो प्रिंट हो गया और मैं ये नहीं चाहता। तो अगर मैं इसी पोजीशन पे फंक्शन को क्विट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि फंक्शन इसके नीचे रन ना हो, रिटर्न कर दूंगा। तो यहां पे मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो रिटर्न फॉल्स से वो फिर नीचे नहीं आएगा। अच्छा, ये तो समझ आ गई। अब एक और चेक लगाते हैं और वो चेक क्या है कि इफ पासवर्ड डॉट लेंथ, वो अगर क्या है 8 से कम है, वो अगर 8 से कम है यानी 8 कैरेक्टर से कम उसने दिए हैं तो हम एक और अलर्ट शो करना चाहते हैं उसको। और वो अलर्ट क्या है, पासवर्ड इज वीक या इज लेस देन, कैन नॉट बी लेस देन 8 डिजिट्स या 8 कैरेक्टर्स, डिजिट जरूरी नहीं। सही है, मैं इसको सेव कर लेता हूं और यहाँ भी मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि इसके नीचे फिर वो रन ना हो। ऑलराइट, सो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसको सबमिट करता हूँ तो ये देखिए नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। अब रिटर्न फॉल्स हो, वो सबमिट हैंडलर बस क्विट हो गया, अब उसके नीचे जो कोड है वो रन नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करते, इसको अगर मैं कमेंट कर लेता हूँ तो ये चेक भी चूंकि ट्रू हो जाएगा तो ये एरर भी हमें दे देगा, जो कि अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं है। ये देखिए हमने रिटर्न यहाँ से नहीं किया ना, अब देखिए दूसरा भी आ जाएगा, पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। तो हम रिटर्न करेंगे वरना फिर ये सही बिहेवियर नहीं करेगा। रिफ्रेश करते हैं और मैं अगर यहाँ पे पासवर्ड भी 8 डिजिट से ज़्यादा दे देता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है ना, उन इफ चेक्स के अलावा हमने कुछ किया नहीं है। एक और काम करते हैं, मैं यहाँ पे index.html के अंदर स्टाइल में देखिए एक एरर क्लास डिफाइन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि एरर क्लास किसी को भी अगर मिले ना तो उसका बॉर्डर कलर जो है, उसका बॉर्डर 1 पिक्सल हो, वो सॉलिड हो और उसका जो रंग है वो क्रिम्सन हो जाए, ताकि हम रेड बॉर्डर्स को भी शो करें जिसमें एरर है। तो
form.js के अंदर अगर पासवर्ड लेस देन एम्प्टी है तो सिर्फ अलर्ट से काम नहीं चलेगा बस, बल्कि मैं चाहता हूं कि अलर्ट को अगर कोई ओके करें तो उसका जो रंग है बॉर्डर का कलर वो भी चेंज हो। तो बॉर्डर को ऐड करने के लिए हम बस एरर क्लास ऐड कर देंगे, क्योंकि एरर क्लास में हमने वैसे भी रेड बॉर्डर को डिफाइन कर दिया। तो अब पासवर्ड के इनपुट में कैसे हम उसको ऐड करेंगे, पासवर्ड इनपुट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, यानी एक क्लास को ऐड करो। इस फंक्शन का मकसद ये है कि एक क्लास को ऐड करो जो कि इसमें नहीं है, और वो कौन सा क्लास है, वो है एरर क्लास। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं और यहाँ पे मैं नेम को एम्प्टी ना करूं, पासवर्ड भी एम्प्टी नहीं है, अगर पासवर्ड एम्प्टी है फिर तो पहला वाला चेक वो हो जाएगा ना। लेकिन अगर पासवर्ड एम्प्टी नहीं है और 8 से कम है तो तब दूसरा चेक फायर होगा, और जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा इसका रंग वो क्या हो गया, वो रेड हो गया, आपको दिखाई देगा ये। सही है। अच्छा, अब एक और चेक लगाते हैं। अगर 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 ये सारे इफ चेक्स नहीं है तो मतलब कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे कंसोल कर देंगे लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और साथ में ये भी कर देंगे, मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, एक मसला दिखाता हूँ। ये देखिए, बीइंग अ प्रोग्रामर यू हैव टू टेकल दीज राइट। मैं अगर सबमिट करूँ और ओके दबाऊँ तो अब इसका कलर रेड हो गया, लेकिन मैं अगर इसके कैरेक्टर्स को ज़्यादा करूँ फिर भी रेड कलर है, सबमिट भी करूँ लॉग्ड इन सक्सेसफुली लेकिन स्टिल ये रेड है। तो अब ना ऐसे नहीं करना कि सिर्फ एरर आ जाए तो बस रेड कलर ऐड कर दो, अब उसको हटाना भी है। तो कैसे हटाएंगे, हम आखिर में लिख देंगे कि जब ये सारे इफ चेक्स ये रन ना हो तो तब पासवर्ड के इनपुट से ना वो क्लास हटा दो, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं हटेगा, अगर वो क्लास है तो वो एरर क्लास रिमूव हो जाएगा। मेकिंग सेंस राइट। तो हम उसको पहले जनरेट करते हैं, ठीक है। सबमिट, वो एरर आ गया, अब उसको कैसे हटाएंगे, जैसे ही मैं इसको 8 कैरेक्टर से ज़्यादा करूँगा और फिर मैं सबमिट दबाऊँगा तो ये देखिए वो चला गया है। सही है। तो आप बहुत सारे वैलिडेशंस लगा सकते हैं, आप नेम पे भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। अगर नेम वो ऐसे हो तो फिर ऐसे होना चाहिए। अगर नेम या पासवर्ड एम्प्टी है तो फिर हम उन पे भी उस क्लास लिस्ट को, उस एरर क्लास को ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ आवर चॉइस। आप इसको थोड़ा सा खूबसूरत करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये एरर डालना उसमें। इसी तरह से एक और काम करते हैं। ये जो अलर्ट है ना ये अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम उसके नीचे एक एरर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कर सकते हैं आप लोग, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा? ठीक है, अगर किसी को समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो छोड़ें उसको। लेकिन मैं अलर्ट को ना थोड़े उस पर रिप्लेस करना चाहता हूँ। पासवर्ड डॉट लेंथ अगर 8 से कम है तो मैं करना चाहता हूँ क्या, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तो पहले इसके डिफ को ले लेंगे ना, ताकि इसमें हम नए एलिमेंट को बना सके। तो इसको मैं आईडी दे दूँगा और मैं इसको इनपुट पासवर्ड रैपर, पास रैपर, ठीक है। इसको सेव करूँगा, इसको यहाँ पे गेट कर लूँगा, कॉन्स्ट पास रैपर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको क्या देंगे, पास रैपर, ठीक है। उस डिफ को गेट कर लेंगे। क्यों गेट किया है अभी बताता हूँ। ये देखिए, जब एरर आ जाए ना तो मैं एक नया एलिमेंट बनाना चाहता हूँ। डोम मैनिपुलेशन में हम पढ़ेंगे, लेकिन कैसे एलिमेंट बनाएंगे नया, जावास्क्रिप्ट से हम बिल्कुल नया एलिमेंट भी बना सकते हैं। क्रिएट एलिमेंट, और उस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स से डिव क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। और इस डिव को हम असाइन कर देंगे एक कांस्टेंट में, और फिर मैं div डॉट इनर HTML में क्या लिखूंगा कि पासवर्ड कैन नॉट
be less than 8 कैरेक्टर्स। ठीक, ये मैंने कर लिया। अब क्या करते हैं कि इस diff को अपेंड भी कर लेते हैं। सो पास रैपर डॉट अपेंड diff, ठीक है, ये अपेंड हो जाएगा। और लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें और भी हमें चेक्स लगाने होंगे। ये एरर जब एक मरतबा आ जाएगा तो फिर हम इसको रिवर्स अभी नहीं कर सकते, लेकिन आगे कर सकते। ये देखिए, पासवर्ड कैन नॉट बी लेस देन 8 कैरेक्टर्स, ऐसे आप मैसेजेस भी ऐड कर सकते। लेकिन देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग इन दी डोम मैनिपुलेशन सेक्शन, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, अलर्ट भी इसकी बजाय लगा सकते हैं। नो वरीज, आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। कोई सवालात हो तो वो आप पूछ सकते हैं। आज हमने रिकॉर्ड 1.5 आवर्स की क्लास ली है। सो जावास्क्रिप्ट के बहुत कम कंसेप्ट्स रह गए हैं। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाकी रह गया है, डॉम मैनिपुलेशन है और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। बस हमारे पास बहुत ज़्यादा भी कर लें तो 2 हफ्ते, तो ज़ोर लगाएं, राइट। क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। बस हम जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक टू डू लिस्ट बनाओ जावास्क्रिप्ट से, किसी एपीआई को फेच करो, तो उसमें हम बहुत कोड लिखेंगे। तो उसमें अगर आप कॉन्स्ट और लेट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इन चीज़ों में फंसेंगे तो फिर आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। और हम वहाँ पे तो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये अरे है, अरे से हम ऐसे एलिमेंट को गेट करते हैं, ये क्लोजर है, ये ग्लोबल स्कोप है, ये लोकल स्कोप है। बार बार तो नहीं कर सकते ना, तो हम वहाँ पे बस सिर्फ ये कहेंगे कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सिर्फ उस टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको इन चीज़ों का सही तरीके से पता हो। देखिए, मैं दावे से कहता हूँ, दावे से, मेरा दावा ये है, कोई मुझे अगर रॉन्ग प्रूफ करना चाहता है तो वो कर सकता है, ओपन चैलेंज है। अगर आप आज के काम को घर में नहीं देखेंगे तो मेरा दावा है कि 50% से ज़्यादा आप लोग भूल चुके होंगे। और अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहता है तो वो घर में ना उठाए और मुझसे कल आके मैं उससे सवालात पूछूंगा। 50% से ज़्यादा आप लोगों ने वो लूज किया होगा। सिर्फ 20% आप लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया, यहाँ पे थोड़ा कर लिया है होस्टिंग वगैरह को, तो 20% तकरीबन आपको याद होगा। अगर वो भी आप ना करते ना तो घर जाके सिर्फ कल आके आपको सिर्फ ये अंदाजा होता कि कल हमने होस्टिंग और स्कोप को थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन ये पता नहीं होगा कि क्या डिस्कस किया था। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटिशन। अच्छा, एक और बात, मैं ना एक जिंदगी भर मैंने इस ट्रिक की तलाश की है कि कैसे हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं और कैसे हमें एक चीज़ अच्छी तरीके से याद होगा। आप कहने में इस चीज़ के पीछे, इस राज के पीछे 5 साल तक फिरा हूँ कि कैसे मैं एक चीज़ को याद करूँ। लेट से मैंने कैलकुलस का एक इक्वेशन आज सॉल्व कर दिया है, कैसे मुझे ये जिंदगी भर याद हो जाए। आपको पता है उसका ट्रिक क्या है? रिपीटिशन। जस्ट रिपीटिशन इज द ट्रिक। एक मर्तबा, पहली मर्तबा आप उसको सीख लें, बस वही सख्ती है, दोबारा से सिर्फ रिवाइज करें, सिर्फ रिपीट करें, एंड रिपीटिशन इज द की। आज का काम आज सिर्फ रिवाइज करें, फिर 1 हफ्ते तक याद रहेगा। फिर 1 हफ्ते के अंदर अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया फिर भूल जाएगा। तो 1 हफ्ते के अंदर रिवाइज कर लिया तो 2 हफ्तों के बाद रिवाइज करें, फिर 3 हफ्ते। और ये रिविजन तब होता है जब आप उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, लेक्चर्स दोबारा से देखते हैं, काम करते हैं, खुद कोई और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अपने आप को बाउंड ना करें कि सिर्फ ये चीज़ें देखें, और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करें। मुझे बताएं कि हमने ये चीज़ देखी है, ये हम कब पढ़ेंगे या ये हम पढ़ेंगे भी कि नहीं, एंड सो ऑन। So I guess that's it for today. Inshallah, see you in the next class. Name is equal to input dot value. इसका मतलब क्या है सर? Name is equal to a name input dot value में नेम इनपुट में जो वैल्यू है सबमिट जब हम कर लेते हैं फॉर्म को, तो उस वक्त नेम इनपुट में जो वैल्यू है वो मैं कैसे गेट करूंगा? तो नेम इनपुट जिस वेरिएबल में पड़ा है उस वेरिएबल पे डॉट वैल्यू को कॉल करूंगा, ठीक है। तो वो मुझे उसकी वैल्यू दे देगा। जैसे हम
h1 को गेट कर लेते थे और डॉट इनर HTML कॉल करते थे। इस तरह डॉट वैल्यू से हमें इनपुट फील्ड की वैल्यू मिलती है, डॉट इनर HTML से नहीं। तो इसके बाद ये जो इफ नेम पासवर्ड, हाँ, तो मैं उस वैल्यू को फिर चेक कर रहा हूँ कि इस नेम इनपुट या पासवर्ड इनपुट में जो वैल्यू है ये वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है, ये वैल्यू 8 कैरेक्टर से कम तो नहीं है। सर ये हम ऐड से कर सकते हैं मतलब अगर एंड से करेंगे तो फिर ये चेक सही नहीं होगा। फिर उसका मतलब ये होगा कि जब दोनों एम्प्टी हो तब आपने एरर थ्रो करना है, अगर एक भी एम्प्टी ना हो तो तब एरर थ्रो नहीं करना। ये तो हम नहीं चाहते, अगर एक भी एम्प्टी हो हम एरर थ्रो करना चाहते हैं।